नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, इस समय जो हालात हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं देश में, हम लगातार बहुत एक ऐसा दृश्य देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी उचित तस्वीर नहीं कही जा सकती है। और ये तस्वीर जो है केवल लोकतंत्र के जो हिमायती हैं साफ तौर पे, केवल उन्हीं को नहीं झकझोर रही है। आज की तारीख में एक जो फसल तैयार की गई है, जिनको अंधभक्त नाम दिया जाता है, उनको भी ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं सालना शुरू कर चुकी है, चुभना शुरू कर चुकी है, दर्द देना शुरू कर चुकी है। अगर हम लोकतंत्र के लिहाज से बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, नंबर एक। दूसरा, जीडी बख्शी साहब का एक ट्वीट है। अक्सर उनको टीवी मीडिया डिबेट में लोग देखते हैं, चिल्लाते हुए सुने जाते हैं। वो कई बार वो बेहद हाइपर होकर के बात करते हैं और लोगों को कभी कभार दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बात देश हित में कर रहा हूं, लेकिन आरोप उन पर यही है कि वो बात हमेशा मोदी हित की करते हैं। उनको भी अब ये तस्वीरें दर्द देने लगी हैं। इसको क्या समझा जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, दौर बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीजें सामने आने लगती हैं। आप कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन पूरे समय के लिए, जैसा कि कहावत है, पूरे समय के लिए हर व्यक्ति को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते। तो कभी ना कभी तो किसी व्यक्ति का अंतरात्मा जागती है और वो परिस्थितियों के प्रति, हालात के प्रति एक खास अंदाज में रिएक्ट करता है। और वही रिएक्शन आप कल से देख रहे होंगे, परसों से, कि जिस तरीके से, चाहे वो सोनम वांगचुक का मसला हो, उसकी गिरफ्तारी का मसला हो, या ओवरऑल सरकार की 2019 से लेकर के अब तक की जो चीजें हैं, कि वायदा जब कर दिया घोषणा पत्र में और उसके बावजूद आज उसी पे लेकर के किसी पे देशद्रोह लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक चर्निंग जरूर है, चाहे वो अंधभक्त हो चाहे ना हो। आपने बहुत बेहतर उदाहरण दिया मेजर जनरल जीडी बख्शी का। देखिए, ये मोदी जी के पिछले 11.5 साल में वन ऑफ द बिगेस्ट चीयर लीडर्स आप कह सकते हैं, जो उनकी हर बात पे, हर अनाप शनाप पे, राष्ट्रवाद की उसमें जो कुछ वो करते हैं, उस चीज को वो लगातार आपने देखा किस तरीके से चैनल्स पे बैठ करके मोदी जी वाले अंदाज में, कभी रो के, कभी दहाड़ के, कभी चीख के, अलग अलग स्वरूप धारण करके वो उस तरह की चीजें करते रहे। तो उन्होंने, राम प्रकाश जी, जो कहा उस सारे से तो मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो सत्य के कहीं करीब है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो मुझे आपको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो बात है उसको एक बार आप अगर अंग्रेजी में दिखा दें तो मैं उसका हिंदी एक बार आपको बता दूं, ताकि सबको एक बार क्लैरिटी होने में आसानी हो। उन्होंने लिखा है, क्योंकि फौज में लंबे समय तक रहे हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर वो चीजों की गंभीरता को समझते हैं, उसका सामरिक महत्व को समझते हैं, लद्दाख के खासतौर पर। तो उन्होंने जो लिखा है, मैं उसकी आपको वो बड़ा बता रहा हूँ कि लद्दाख में संकट और हिंसा के दृश्य देखकर मेरे दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। 4 लोग मारे गए हैं और 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लद्दाख के लोग, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, लद्दाख के लोग बहुत सरल हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। फिर भी बौद्ध होने के नाते वे बहुत दयालु हैं। फिर भी वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय सैनिक हैं। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और बहादुरी के लिए कई पुरस्कार, अशोक चक्र सहित, अर्जित किए। मैं उस शंग्रीला में किसी भी कष्ट को देखकर बहुत व्यथित होता हूँ। लद्दाख एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती राज्य है। हम इन बहादुर और देशभक्त लोगों को अलग थलग नहीं कर सकते। हमें वहां किसी भी संकट या पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि सीआईए की रणनीति फिर से अपनाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जिसको रह रह करके चीजें की जाती है। सीआईए की रणनीति फिर से अपनाई जा रही है और गैर सरकारी संगठन रंगीन क्रांति का मंचन करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, यानी कि एनजीओ की तरफ इशारा है। सीआईए हमेशा अशांत जल में मछली पकड़ती है। लद्दाखी मांगे अजीब नहीं है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय है। पहाड़ी राज्य परिस्थितिक रूप से नाजुक है। मुझे लगता है हमें ऐसे बहादुर और देशभक्त लोगों को प्यार से सहलाना और पोषित करना चाहिए। भारत उन्हें अलग थलग नहीं कर सकता। हालांकि हिंसा गलत है और कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी भी वास्तविक शिकायत के प्रति बहुत सहानुभूति रखनी चाहिए। ईश्वर के लिए हम ऐसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य में असंवेदनशील होने का जोखिम नहीं उठा सकते। राम प्रकाश जी, जो हमने जो 2 शो किए, अगर इसके अलावा हमने कोई और बात की हो, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसका जो देश के लिए सामरिक महत्व है, यहाँ के लोगों का जो भारत के साथ बॉन्डिंग, यही सारी बातें तो हम कर रहे हैं। और मोदी जी का एक अनन्य भक्त, उनका एक प्रमुख चीयर लीडर मीडिया का, वो ये बात कह रहा है। हालांकि उसमें जो 2 बातें डाली गई हैं, उससे कोई भी समझदार व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता, चाहे वो सीआईए की बात हो, चाहे विदेशी एनजीओ की बात हो। उसका मेरा एक साधारण लॉजिक है, आप शायद सहमत होंगे उस बात से,
कि अगर आप किसी को इस तरह की जो ट्रबलिंग और फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर जिसको कहते हैं, अगर आप वाटर को ट्रबल होने दोगे तभी तो कोई फिशिंग करेगा ना, तो आप ट्रबल करने क्यों देते हो? सवाल तो ये भी है। 2019 में जब ये 370 हटी थी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही ये बात शुरू हो गई थी कि स्टेटहुड का दर्जा और ये सारी बातें, और ये लोग तो सदा आपके साथ ही थे। तो ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि आप अपने चुनावी वायदे से, घोषणा पत्र के वायदे से भी हट गए पीछे, और अब उसमें कहीं सीआईए ले आए, कभी विदेश ले आए, कभी चाइना ले आए, कभी, अभी तक तो वो है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यही परिस्थितियां रही और ये लंबे समय तक चली, आप किसी आंदोलन को कुछ समय के लिए कर्फ्यू के जरिए, इंटरनेट बंद करने के लिए पॉज कर सकते हैं, लेकिन जन भावनाओं को जो एसवेज करने की बात होती है, उनको शांत करने की बात है और उनको मुख्य धारा से जोड़ करके चलने की बात है, ज्यादा ध्यान उस बात पर होना चाहिए। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि लद्दाख के मामले में इस तरह की जो चीज जो आप मणिपुर में करके आए हैं, जो एक संयोग और प्रयोग, वो लद्दाख में बिल्कुल मत कर दीजिएगा। जो जनरल बख्शी कह रही है वैसे नहीं कह रहे, इनको एक फौजी होने के नाते कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा जागी है, और पहली बार ही है स्पोकन द ट्रुथ, चाहे मे बी पार्टली ओनली। सवाल केवल इतना है कि क्या सरकार इस बात को समझ रही है। राम प्रकाश जी, एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, और बेसिकली क्या है कि देश में कहीं भी आंदोलन होता है कोई, और वो इस मुकाम तक पहुंचता है, हिंसा, पुलिस फायरिंग, लोगों का मरना, ये इसका एक और भी तो पहलू होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो आपकी एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनका सबका आपस में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन रहता है कि पहले प्रॉपर इनपुट होते हैं कि भाई ये स्थिति किस तरफ जा सकती है, नहीं जा सकती है, और उसके हिसाब से प्रिवेंटिव भी और क्यूरेटिव भी दोनों ही मेजर्स लिए जाते हैं, ताकि घटना, स्थिति उस लेवल तक ना जाए। ऐसा क्या कारण है कि हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर कालखंड में अगर आप देखेंगे, पहले कोई आंदोलन को यहां तक पहुंचने देता है, दिया जाता है, और उसके बाद उसको क्रूरता से उसका दमन किया जाता है। आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, ये पैटर्न। तो ये पैटर्न बाकी जगह पर भी कहीं भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, और लद्दाख जैसे एरिया के अंदर तो सोच भी नहीं सकते आप इस तरह की चीज कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे लगातार चाइना की नजर है। दलाई लामा वाले कारण हो चाहे जो भी, उनका हमेशा ही एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच रहती है, जो भी, उस हालत में भी अगर आपने ये परिस्थिति यहाँ पहुंचने दी, तो ये चिंताजनक है। इस पैटर्न को छोड़ना होगा। आप ठीक है, आपने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया, उनको आप जोधपुर ले गए, सारी चीजें, लेकिन इससे क्या यहाँ के लोगों के अंदर आपने कर्फ्यू लगा दिया, पार्टली उसमें अभी देख रहा था मैं, वहां के डीजीपी बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा उसमें ढील दी जाएगी सारी बातें, और धीरे धीरे क्रमवार ये किया जाएगा, लेकिन क्या जो जन भावनाओं की जो स्थिति है, क्या उसको एड्रेस करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके जोधपुर ले जाने से क्या वो भावनाएं और ज्यादा उद्वेलित नहीं होंगी? किस चीज से आप कर रहे हैं? मैंने फिर आपको वही बात कर रहा हूं कि आग से खेलने का काम है लद्दाख में ये सब करना है। तो ये पैटर्न बदलना चाहिए आपको, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। नेपाल की बात आ रही थी, अभी मैं डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, डीजीपी ने कहा कि वहां जो ये हुआ है सारा हिंसा, उसमें 3 नेपाली घायल हैं और 1-2 नेपालियों के शामिल होने की बात है। तो क्या 5 नेपाली इतना बड़ा वो कर देंगे क्या, जिस तरीके का एक जो पोमेरियन मीडिया ने जो माहौल बनाया था? सवाल ये है कि आप किसी एनजीओ का नाम लेकर के, किसी सीआईए का नाम लेकर के, किसी बाहरी एजेंसी का नाम लेकर के अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी बच सकते हैं। आज आपको याद आ गया कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, उनकी फॉरेन फंडिंग थी, उनका एफसीआरए कैंसिल कर दिया। पहले क्यों नहीं किया ये? अब ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गई? या आप उसका एक कवर अप कर रहे हैं कि ये तो पहले से था, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा ना जिसने अपना काम नहीं किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर के जो ये आपने एक पैटर्न बना लिया है, ये जो लद्दाख का एरिया है, यहां पर इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ, और देश की एकता और संप्रभुता का मसला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाना चाहिए, पूरी परिपक्वता के साथ, मेच्योरिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, ऐसा मेरा मानना है। अब एक चीज और है सर, जो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि भाई भाई दिखाते तो ऐसे हैं कि देश हित में बात कर रहे हैं, लेकिन बात वो मोदी हित में ही करते हैं। अब अगर आज जीडी बख्शी साहब ये बात कह रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जीडी बख्शी साहब की आंखें खुल गई हैं और अब जीडी बख्शी साहब मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को, उसके लिए तमाम जिम्मेदार और लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, आईना दिखाना चाहते हैं? नहीं, कई बार क्या होता है राम प्रकाश जी के, ये जो मीडिया के अंदर जो पैनलिस्ट वगैरह लोग जाते हैं, ये अपने आप को सरकार का मुखपत्र मान लेते हैं। ऐसी हकीकत होती नहीं। ये केवल सरकार का, जैसा मैंने ओपनिंग में आपको कहा, इनकी भूमिका एक चीयर लीडर से ज्यादा होती नहीं है।
ना ये सरकार की पॉलिसी को निर्धारित कर सकते हैं और ना सरकार की गलतियों का आईना दिखा सकते हैं। मुझे एक सिर्फ अच्छा इस बात का लगा कि कम से कम जो मोदी के एक अंधभक्त के तौर पर जिस सेनाधिकारी ने दुर्भाग्य से अपनी छवि बना ली थी, एटलीस्ट ही हैज स्पोकन हिज माइंड, मे बी पार्टली ही हैज स्पोकन हिज ब्रेन, ही हैज स्पोकन हिज हार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक आपके ही इकोसिस्टम का एक व्यक्ति अगर इस तरह की बात को कह रहा है तो क्या सरकार को उससे गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? उसके सामरिक महत्व को और उसके कारण संभावित खतरों को, उन सारों को देखते हुए तो सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी ना, चाहे सरकार हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब यूटी आज की तारीख में एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर सरकार के अंदर डायरेक्ट अमित शाह के अंदर, एलजी आपका है, आरएसएस का स्वयंसेवक है, सारी बात है। उस सब के बावजूद भी ये कैसे हो गया? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? आपको पहलगाम वाला हादसा याद होगा, कितने दिनों के बाद ऑल ऑफ ए सडन मनोज सिन्हा को आकाशवाणी हुई थी और संसद का सत्र शुरू होने से पहले 21 जुलाई से एन पहले उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले ली थी। तो एलजी ने जिम्मेदारी ले ली, उससे हो गया क्या? हेड शुड हैव रोल्ड, हैव दे रोल्ड? नो। उनके केवल ये कह देने से कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं बात नहीं बनती है। जो आपका रोल है, आप वहां केवल आनंद करने के लिए थोड़ी बैठे राजभवन में, आपकी कुछ दायित्व भी है ना, कुछ जिम्मेदारी भी है। और जब खासतौर पर जब प्रेसिडेंट रूल होता है या यूनियन टेरिटरी में, तो काम ही सीधा सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने का है। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, देखिए 10 सितंबर से सोनम वांगचुक वहां पे बैठे हुए थे कर्मिक अनशन के ऊपर, या जिसमें अनशन पे बैठे हुए थे। क्या सरकार को ये इनपुट नहीं था? वो उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? कौन लोग थे जो ऑल ऑफ ए सडन वहां से आ गए? 23 तारीख की शाम को आपने देखा जिस तरीके सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, अगले दिन बंद का आयोजन किया गया। तो एजेंसियां क्या कर रही थी? सबको ही तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। एलजी की अपनी जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की अपनी जिम्मेदारी है, पुलिस पैरामिलिट्री की अपनी जिम्मेदारी है। अब सबको चोटें लगी हुई है। तो ये स्थिति क्या होने दी गई? या इसको एड्रेस बेहतर तरीके से किया जा सकता था? या केवल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से ही आंदोलन दब जाएगा? चाहे वो उसका अनुसूचित छठी का मामला हो, चाहे स्टेटहुड का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे वहां के रिसोर्सेज का मामला हो, क्या वो सारे मामले दब जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। यूथ जिस तरीके से बड़ी संख्या में आया है और जो सोनम वांगचुक की वहां पे फॉलोइंग है और जिस तरीके से उनको एकदम अरेस्ट कर लिया गया है, उससे तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आने वाले दिनों में। तो सरकार को इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए पूरा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए इसको, ताकि लद्दाखी लोगों का जो ट्रेडिशनली दे हैव बीन ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, भारत के खिलाफ तो उन्होंने कभी कोई बात की नहीं। सबसे बड़े देशभक्त वो लोग हैं। चाइनीज की तरफ से जब भी कुछ आता है सबसे पहले सफर वो, कोई भी गड़बड़ होती है सबसे पहले हमें इन्फॉर्म वो करते हैं। कारगिल के टाइम का आपको याद होगा जिस तरीके से, तो सबसे पहले गडरियों ने आके बताया था। तो उसके बाद किसी व्यक्ति को, आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कहां तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इन्हीं सोनम वांगचुक को सम्मानित कर रहे थे, अब वो ओवरनाइट देशद्रोही हो गई। ये किस तरह की चीज है? थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि आप पल भर में ये और पल भर में वो, ये तो नहीं हो सकता ना। सरकार को एक लाइन तो तय करनी पड़ेगी। जो घोषणा पत्र में पूरा राज्य का दर्जा देने की बात आपने ही की थी, कोई और नहीं लिख के चला गया उसमें, सोनम वांगचुक ने नहीं लिख दिया, वो किसी और ने लिख दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कहीं ना कहीं वो कंसिडर्ड ओपिनियन रही होगी। उसमें जो भी परिस्थितियां हैं वो बैठ के बात कर लीजिए स्टेक होल्डर्स के साथ, कहां समस्या है उसके अंदर। लेकिन अगर इस तरह की चीज सीमावर्ती क्षेत्र में, और जिसपे चाइना की लगातार गिद्ध दृष्टि है, वो अपने आप में बहुत गंभीर है। और जिस तरीके से वहां पर खनन के पट्टे दिए जा रहे हैं, दुनिया भर के जो उसमें बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए हैं, कल को वो समस्या अगर जोर पकड़ेगी, अभी तक तो ये वो बातें हैं जो सरकार को डायरेक्टली सरकार की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं कर रही। कल को जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया भर की चीजें जो धीरे धीरे अब निकल के आ रही है, किसको दिए, क्या दिए, कैसे दिए, क्या उसके बाद ज्यादा एम्बेरसमेंट नहीं हो जाएगी? और फिर फेस सेविंग करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। ना कि हर सिस्टम को, हर चीज को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता करके आगे बढ़ने से फायदा नहीं। जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी अपनी सेंसिटिविटीज होती है, उनको समझ करके, अब तो आप 11.5 साल से सरकार में हो भाई, अब तो आपको हर चीज की समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ चूक की थी तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसको और नहीं बिगड़ने देना चाहिए। इंटरनेट बंद पड़ा है, लेकिन जो लेकिन क्या चीजें हैं, मानेंगे भाई? मोदी जी अमूमन तो सलाह सुनते नहीं है, लेकिन क्या ऐसे लोगों की सलाह सुनेंगे मोदी जी? और देश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, भाई गृह मंत्री साहब भी इसके लिए क्या जिम्मेदार माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? एक तो बड़ा सवाल अपने आप में है, क्योंकि जब पुलवामा के जिम्मेदार वो नहीं हो सकते हैं, पहलगाम के जिम्मेदार वो नहीं हो सकते हैं,
तो ऐसे के जिम्मेदार माने जाएंगे? और अगर माने जाएंगे तो क्या वो सीखेंगे जीडी बख्शी की इस बात से? राम प्रकाश जी, कई बार ना आप जाति कर देते हैं, मैं वही आपको बार बार कहता हूँ। ये जो स्वयंसेवी संस्था है एनजीओ, जिसका 15 अगस्त को जिक्र सुना था आपने लाल किले से, उसमें दो ही तो मूल चीजें हैं कि उसमें जवाबदेही तो है ही नहीं, जवाबदेही तो सिखाई नहीं जाती, और जिम्मेदारी का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। जिम्मेदारी क्यों लेंगे वो? दिल्ली दंगों से लेकर के, मणिपुर से लेकर के, इस देश के अंदर गिनते जवाब क्या क्या हुआ है, पहलगांव हुआ और दुनिया भर की चीजें हुई। किसी बात की कोई खबर है क्या? किसी की कोई जिम्मेदारी या जवाब? यहाँ तो सवाल ही नहीं पूछना, आप तो जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात कर रहे हो या सीखने की बात कर रहे हो। लेकिन मैं ये सीखने की बात यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि ये जो सामान्य परिस्थितियां हैं, ये राम प्रकाश जी लद्दाख उससे हट करके है, इसकी सेंसिटिविटीज कुछ और है। इसका देश की जो एकता और अखंडता है उसको वो बहुत गंभीर गहरे से प्रभावित करता है। इसको आप कैजुअली नहीं ले सकते, ये देखना पड़ेगा आपको। आप लद्दाख में निकालना क्या चाहते हैं? वो तो जितने भी लोग थे वो बेसिकली सदा आपको 370 के मामले में आपको ध्यान नहीं क्या? 370 के मामले में शुरुआत में तो लद्दाख ने सपोर्ट किया था, यही सोनम वांगचुक थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। और आज आज वो अपने लिए स्टेटहुड मांग रहे हैं। स्टेटहुड बीजेपी के घोषणा पत्र को आप उठा के देख लीजिए, उसकी स्टेटेड पॉलिसी है। ये हो सकता है कि मैं आपसे आज कोई चीज मांग रहा हूं, आप मुझे बिठा करके कहो कि भाई आज संभव नहीं है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई टाइम बाउंड फ्रेमवर्क बना लीजिए। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। या केवल एक व्यक्ति को पकड़ा, कर्फ्यू लगाया, अपने नेट बंद किया और हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। ये जो यंगस्टर्स हैं, ये क्या लगता, आपको लगता है कि ये बैठ जाएंगे? आपको देखना पड़ेगा वो कितनों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दोगे आप, क्या दमन की कार्रवाई चला दोगे? ये चीजें, कुछ चीजें मेच्योरिटी के साथ हैंडल करनी पड़ती है। और जहां पर खास तौर पर पड़ोस के एरिया में दोनों तरफ आपके दुश्मन बैठा हो। कारगिल में पाकिस्तान की भूमिका आपको याद है, जिस तरीके से मौका लगते ही उन्होंने कर दिया था। उधर से चाइना की लगातार गिद्ध दृष्टि यहाँ पर है। उसके बाद भी अगर हम इस तरह की चीजों को लंबा होने दे रहे हैं, 5 साल तक ये आंदोलन क्यों चलने दिया गया? आप इसका जवाब दे सकता है कोई? जो भी चीज थी, बैठ करके टाइम बाउंड उसका फ्रेमवर्क कर सकते थे अगर करना चाहे तो। और मैं कह रहा हूं कि अब भी देर नहीं हुई है। ये जो 5 लोगों की जान गई है, इसी को कम से कम वो मान करके यहीं से सबक ले लीजिए, आप यहीं से आगे बढ़ लीजिए। बातचीत करने में कोई सरकार, बातचीत ना करने से, दमन करने से कोई सरकार 56 इंची नहीं हो जाती। ये मानना पड़ेगा आपको। क्राइसिस होते हैं, पहली बात तो क्राइसिस को इस मुकाम तक नहीं पहुंचना चाहिए जिस मुकाम तक ये पहुंचा। उसको प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए। प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि एक इस तरह का माहौल बन रहा है, इससे कैसे पार पाया जाए। एक, भीड़ को होने ही ना दिया जाता, उस तरह की परिस्थितियां ना बनती। और ये सोनम वांगचुक को भी देखना चाहिए था कि वो अभी पूर्ण गांधी नहीं हुए। गांधी जी के टाइम में आपने देखा था, हल्की सी हिंसा हुई और उन्होंने पूरा एजिटेशन वापस ले लिया था। यहां क्या हुआ कि वो लोग आ तो गए, लेकिन उन सब की लीडरशिप कॉमन नहीं थी। तो कोई किधर बह गया, कोई किधर बह गया, और कहीं ना कहीं असंतोष है ही। और ये जो चीज है, आप देखिए, लद्दाख को आइसोलेशन में मत देखिए। जो पूरे देश में युवाओं का एक खास तरह का रोष है, उसकी एक रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं यहां भी है। इसको तो मानना पड़ेगा ना आपको। लद्दाख एक कोने में हो सकता है, लेकिन लद्दाख में कोई ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पर कोई चीज हो रही है और बाकी देश में वैसा नहीं है। तो आप क्यों आग से खेलना चाहते हैं? सवाल तो ये है ना। आप उसको मेच्योरली हैंडल कर लीजिए। आप उसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं, उसमें तमाम लोगों से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ऐसा क्या है, कोई भी, सारे लोग अपने ही तो हैं, कोई बाहर का तो है नहीं इसके अंदर। तो बैठिए, बातचीत कीजिए, समाधान निकालिए। जो आपका घोषणा पत्र में वायदा था उसका बता दीजिए, भाई ये इसलिए नहीं हो पा रहा है, इतने दिन में हम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये दिखते हैं इसमें। बात करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। या मैंने आपसे मांग की, आपने सीधे लठ बरसा दिए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। और ये डेमोक्रेसी कौन सी है? तो डेमोक्रेसी को लेकर के किसी की आत्मा जाग गई हो जीडी बख्शी की, और ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कम से कम वही बात है कि पार्टली उनको लद्दाख का महत्व समझ में आया, जो ये कुछ हो रहा है उसका महत्व समझ में आया, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी लद्दाखियों की मांग है उसके सुर में तो सुर मिलाया ना मेजर जनरल बख्शी ने। उसमें से कौन सा मना किया? सारी मांग का तो हाँ की। केवल दो ही बातों से तो हम सहमत नहीं है ना, कि बाहर की एनजीओ और सीआईए। सीआईए है या नहीं है तो सरकार को देखना काम है, मैं और आप तो नहीं बता सकते। सरकार की एजेंसियां बताएंगी ना भाई। एनजीओ का कोई बाहर का रोल है, फॉरेन हैंड है, नहीं है। यू एंड मी कैन नॉट सिट हियर से दिस व्हाइल सिटिंग इन द स्टूडियोज, वी कांट। एक चीज जरा थोड़ा सा इससे अलग एक चीज जरा संक्षेप में समझ लूं आपसे सर। सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से हुई, क्या ये गिरफ्तारी केवल और केवल लद्दाख में हुई हिंसा के लिए हुई है,
जिस तरीके से उनका पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला जा रहा है और जिस तरीके से देश के बाकी हिस्सों में जेनजी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, युवाओं का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कहीं इसका कनेक्शन उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए तो नहीं है कि एक ऐसे बड़े नाम को गिरफ्तार करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अगर हम इनको नहीं बख्शेंगे तो तुमको भी नहीं बख्शेंगे। एग्जैक्टली राम प्रकाश, इसके पीछे सोच हुई जो मानसिकता काम करती है ना। देखिए, अभी तक आपने जहां पे देखा, उत्तराखंड के अंदर देखा, उत्तराखंड में आपने देखा किस तरीके से 3 दिन तक पेपर लीक को चल देकर और पेपर चोर गर्दी छोड़ जिस तरह का माहौल बना। तमाम जगह पे बिहार के अंदर चुनाव का वो है, वहां भी 2-3 बार लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ, कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज हुआ वहां पर 2-3 दिन पहले। ये बेसिकली क्या है, सरकार की एक जो आर्म्स फ्लेक्सिंग कहते हो ना जिसको आप, कि वहां तो किसी छोटे मोटे को पकड़ लोगे तो कोई मैसेज नहीं जाएगा। और जब सरकार एक ये मैसेज दे कि एक हादसा हुआ, एक घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद एक ऐसा अब तक निर्विवादित रहा व्यक्ति, यही कह सकते हैं मैं और आप, तो अब तक निर्विवादित रहा, जिसको सरकार भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किसी स्टेज तक करती थी, ऑल ऑफ ए सडन उसको अरेस्ट करने का मतलब क्या है? उसको अरेस्ट करने का मतलब ये है कि कर मैं आपके साथ रहा हूं और संदेश कहीं और दे रहा हूं। और वो मैसेज क्या है? वो कमिंग हार्ड, दैट्स व्हाट यू कॉल इट इन इंग्लिश, कि आप कमिंग विद ए आयरन हैंड। तो बाकी लोगों में एक ये इलेक्ट्रीफाइंग मैसेज चला जाए डाउन द लाइन कि देखिए सोनम वांगचुक को नहीं बख्शा तो तुम तो चीज क्या हो। लेकिन इस कई बार इसका उल्टा असर भी हो जाता है कि लोग अगर सिर पे आप, अगर आप सिर पे कफन बांध के आगे तो मैं क्या कर लूंगा आपको बताइए? मरने के लिए तो आप तैयार हैं, उसके बाद क्या? तो क्या इतनी हिम्मत है कि हम सबके साथ वो कर पाएंगे? जवाब है ना। इतनी जेलें हैं आपके पास, इतनी स्पेस है नहीं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर आपस में सलाह मशवरा करके बातचीत करके, भाई आपकी कोई डिमांड है, इस देश के अंदर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का तो इतिहास रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ए डेमोक्रेसी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कल्चर आपने खत्म होती भी देखी है इसी दौरान में। कहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन? और कर लीजिए कितना ही बड़े से बड़ा प्रदर्शन, आपका जो पोमेरियन मीडिया है उसको वाइप आउट कर देता है कवरेज से। बड़ा सा बड़ा आप आंदोलन कर लीजिए, 2 लाइनें दिखेंगी आपको, और दिखेगी तो सरकार का पक्ष दिखेगा और किसानों को खालिस्तानी बताया जाएगा। ये आपको ध्यान होगा। इनको अब जो इनकी कवरेज है जो लद्दाख को लेकर के, वो देख लीजिए 2 दिन से। पहले सोनम वांगचुक छोटे गांधी थे, आज वो सबसे बड़े क्या हो गए, उनको विलन बना दिया ओवरनाइट। क्योंकि सरकार के सुर में लाना है आपको। इसको जर्नलिज्म नहीं कहते, ये कुछ और है, चाटुकारिता है ये। कुल मिलाकर के जो दृश्य बनाया गया है उस दृश्य पर भरोसा कैसे किया जाए ये तो नहीं पता, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोगों की आंखें खुलना भी शुरू हो जाए जिनको एक अलग तरीके की श्रेणी में रखा जाता हो, तो मुझे लगता है कि शायद उसके बाद कम से कम सरकार को तो सावधान हो ही जाना चाहिए, विचार करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके अपनाना चाहिए। शायद वो ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए भी, युवाओं के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।